Good morning, students. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा, भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है मिंट पैरिटी थ्योरी। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सचेंज रेट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में, और साथ में कि दो टाइप का जो सिस्टम था हमारा एक्सचेंज रेट का, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो वहाँ पे उन दोनों ही सिस्टम्स के अंडर कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है, यानी इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कैसे डिटरमाइन होती थी, कौन कौन से फोर्सेज से थे जो उसको अफेक्ट करते थे। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। अलग अलग जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स थे कि जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तब कौन सी पॉलिसी, कौन सी थ्योरी अप्लीकेबल थी, पेपर स्टैंडर्ड में, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में। तो अलग अलग मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर अलग अलग थ्योरीज दी गई रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिंट पैरिटी थ्योरी की। मिंट पैरिटी थ्योरी, तो सबसे पहली जो थ्योरी थी, द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन द मिंट पैरिटी थ्योरी। मिंट पैरिटी थ्योरी के बाद हम बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी की। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिगार्डिंग ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट वाज मिंट पैरिटी थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज अप्लीकेबल फॉर दोज कंट्रीज, ध्यान रखिएगा ये थ्योरी कहाँ किन कंट्रीज में अप्लीकेबल थी, विच हैड द सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड, गोल्ड और सिल्वर। उन कंट्रीज में ही अप्लीकेबल थी जिनके अंदर सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड को जो फॉलो कर रही थी, या तो गोल्ड को या फिर सिल्वर को। ऐसे नहीं है कि आप दो कंट्री को कंपेयर कर रहे हो या दो कंट्री के बीच में अगर एक्सचेंज डिटर्मिनेशन हो रही है, एक्सचेंज डिसाइड हो रही है, तो दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए, या तो वो दोनों गोल्ड पे ही, गोल्ड के स्टैंडर्ड पे बेस हो, या फिर वो सिल्वर स्टैंडर्ड पे बेस हो। ऐसा नहीं कि एक गोल्ड को यूज़ कर रही है, एक सिल्वर को यूज़ कर रही है, फिर हम दोनों के एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर रहे हैं। तो दिस थ्योरी वाज अप्लीकेबल ऑन दोज कंट्री विच हैज़ द सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड, या तो दोनों गोल्ड के ऊपर ही होनी चाहिए या फिर दोनों सिल्वर को यूज़ करती हो। व्हेन द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज आर ऑन अ मेटेलिक स्टैंडर्ड, यानी गोल्ड और सिल्वर, तो उस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उनके बीच में वो कैसे डिटरमाइन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी ऑफ मिंट रेशियो बिटवीन द करेंसीज ऑफ द टू कंट्री। उन दोनों कंट्रीज की करेंसी के अंदर जो गोल्ड की क्वांटिटी होगी उनकी इक्वालिटी की बेसिस पे रेट ऑफ एक्सचेंज उन दोनों कंट्रीज के बीच में डिसाइड होगी। ठीक है, कि अगर अमेरिका का कॉइन डॉलर है, इंग्लैंड का पाउंड है, अगर दोनों के बीच में अगर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करनी है, तो डॉलर के अंदर कितनी क्वांटिटी गोल्ड की है, पाउंड के अंदर कितनी क्वांटिटी गोल्ड की है, तो उन दोनों की क्वालिटी की बेसिस पे ही दोनों की एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। ठीक है, तो द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज विच आर ऑन द सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड, say gold or coin, is known as the mint parity theory of exchange rate. So what is mint parity theory? First, it is a theory of determining exchange rates. Second, exchange rate is determined by the parity of gold or silver prices in two currencies, कि दोनों करेंसीज के अंदर दोनों करेंसीज का जो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या वैल्यू रहेगी, उस बेसिस के ऊपर एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर है वो निर्धारित होगी। थर्ड वन इज करेंसी वैल्यू इज पास टू मेटल कंटेंट ऑफ द करेंसी, कि किसी भी करेंसी की, किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती थी, ऑन द मेटल कंटेंट ऑफ दैट करेंसी। उस करेंसी में मेटल का, गोल्ड यूज़ हो रहा है तो गोल्ड का कंटेंट कितना, अगर सिल्वर यूज़ हो रहा है तो सिल्वर का कंटेंट कितना है, तो उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे उस करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मेटेलिक कंटेंट ऑफ द करेंसी। सेम करेंसी वैल्यू भी वैसे ही डिसाइड होती है, जो मेटेलिक कंटेंट होता है करेंसी के अंदर, सेम जो एक्सचेंज रेट है दो कंट्रीज के बीच में वो भी डिटरमाइन कैसे होती, बाय मेटेलिक कंटेंट ऑफ द टू करेंसीज। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन अ वेट टू वेट बेसिस ऑफ द करेंसी, कि उसके अंदर जो गोल्ड की क्वांटिटी है, गोल्ड का वेट है वो कितना है, उसके बेसिस पे ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती। एंड द लास्ट वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ मिंट पैरिटी थ्योरी। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इरा था जहाँ पे गोल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्री है वो गोल्ड ही यूज़ करती थी इन टर्म्स ऑफ, मतलब गोल्ड के ऊपर अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिसाइड करती थी, तो गोल्ड इरा के अंदर ही मिंट पैरिटी थ्योरी एप्लीकेबल थी। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड। जब गोल्ड कॉइन
स्टैंडर्ड का पीरियड था, इरा था, उस टाइम पे क्या चीज़ें थी। दिस वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर ये इरा था जब गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस थी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज़ का, वो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस था। इंग्लैंड अबंडन इट 1931 के अंदर इंग्लैंड ने इसको ड्रॉप कर दिया गोल्ड स्टैंडर्ड को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस बिकेम द ओनली कंट्री जो इसको फॉलो कर रहा था मिंट पैरिटी थ्योरी को टिल 1973। 1973 के बाद सबने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम को अडोप्ट कर लिया था। यूएस डॉलर वॉज पेज टू द गोल्ड, यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ पेज फिक्स किया गया, गोल्ड के अंदर उसकी वैल्यू फिक्स की। फिर बाकी जो रिमेनिंग करेंसी है, बाकी क्योंकि प्रोमिनेंट करेंसी थी यूएस डॉलर, डोमिनेटिंग करेंसी थी उस टाइम पे, तो बाकी जो करेंसीज है वो उसको डॉलर के साथ पेज किया गया, कंपेयर किया गया, या डॉलर की टर्म्स में उनकी वैल्यू डिसाइड की, एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई, और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ। यूएस अबंडेंट इन 1973 विद द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जब कोलैप्स हुआ 1973 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जितने भी मेंबर कंट्रीज थी सब ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड है जो भी थे उसके ऊपर बेसिस सब ने उसको अबंडन किया, ड्रॉप किया, और सब ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम को जो आज भी प्रिविलेंट है उसको अडोप्ट कर लिया। सो ए कंट्री इज सेड टू बी ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि हम कब एक कंट्री को कहेंगे कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस है या गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, तो इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट, द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि जो भी उसकी मनी है या करेंसी है दैट शुड बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कैसे? आइदर इट इज मेड ऑफ गोल्ड ऑफ गिवन प्योरिटी और वेट, और इट इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एट अ फिक्स रेट। या तो वो कॉइन या वो करेंसी है गोल्ड की बनी हुई होनी चाहिए, प्रॉपर जो गिवन प्योरिटी एंड वेट होता है उसके बेसिस पे, या फिर दैट शुड बी कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, या तो उसको गोल्ड में कन्वर्टेबल होनी चाहिए उस देश की करेंसी एट अ फिक्स्ड रेट। सेकेंड कंडीशन इज द गवर्नमेंट बाई एंड सेल गोल्ड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एट ऑफिशियली फिक्स्ड प्राइस, कि गवर्नमेंट है वो गोल्ड को खरीद सकती है, बेच सकती है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जो भी उसका ऑफिशियली फिक्स्ड प्राइस है उसके ऊपर, तो कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसकी बाइंग एंड सेलिंग पर। एंड एज वेल एज देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, कि दूसरी कंट्री को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर भी, गोल्ड के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे भी कोई किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम कहेंगे एक कंट्री है दैट इज टू बी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट, कि मिंट पैरिटी थ्योरी के अंदर अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। अब तक हमने पढ़ा कि मिंट पैरिटी थ्योरी क्या कहती है, कि इसके अंदर जो दो कंट्री है उनकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन द करेंसीज, तो कैसे डिसाइड होती थी कि उसके अंदर जो गोल्ड कंटेंट होता था उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे, वेट टू वेट बेसिस पे करेंसीज की जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होती थी। इसके लिए एक कंडीशन ये थी कि जो भी कंट्रीज जिनके बीच में भी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन हो रहा है वो दोनों सेम स्टैंडर्ड के ऊपर होनी चाहिए, या तो दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर हो या फिर दोनों सिल्वर पे हो। ऐसे नहीं कि एक गोल्ड को फॉलो कर रही है एक सिल्वर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, तो तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। गोल्ड और सिल्वर का तो बिल्कुल कंपैरिजन ही नहीं है, एक बहुत अलग, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। फिर हमने गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात की, गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे कैसे एक्सचेंज करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है, कौन कौन सी कंडीशंस है जो एक कंट्री फॉलो करती है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट आता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द ऑफिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड इन ब्रिटेन, और हम यूएस का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो गोल्ड का प्राइस है दैट इज़ 20 यूरो, ब्रिटेन की करेंसी 20 पाउंड्स, यूरो नहीं पाउंड्स, 20 पाउंड्स पर आउंस ऑफ गोल्ड, कि जो एक ये आउंस है ये है अपना गोल्ड का एक यूनिट है, तो उसके 20 पाउंड्स पर आउंस ऑफ गोल्ड, एंड यूनाइटेड स्टेट के अंदर दैट इज $80 पर आउंस। तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइस, गोल्ड के अंदर करेंसी की वैल्यू उन्होंने डिसाइड की। अब इस गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे उन दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट का, विनिमय दर का निर्धारण होगा। कैसे होगा? These were the main prices of gold in two countries. So rate of exchange between these two countries would be determined कैसे होगा? 20, एक जो गोल्ड का एक यूनिट है वो ब्रिटेन के अंदर है 20 पाउंड्स की, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर है $80 की। इट मीन्स 20 पाउंड्स इज इक्वल टू $80,
यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू $4। तो ये एक्सचेंज रेट होगी जो उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूएस के बीच में और ब्रिटेन के बीच में डिसाइड होगी, डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मिंट प्राइसेस ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड की टर्म्स में उन करेंसी की वैल्यू क्या है गोल्ड कंटेंट के बेस पे। तो उस बेसिस पे इन कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो ऐसे डिटरमाइन होती थी कि यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड का एक आउंस 20 पाउंड्स का है और यहाँ पे $80 का है, तो यानी सेम $80 हम दे के 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिलेगा, 1 यूनिट ऑफ गोल्ड मिलेगी, और ब्रिटेन के अंदर 20 पाउंड्स दे के हमें 1 यूनिट ऑफ गोल्ड मिलेगी। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, यानी $20 पाउंड्स इज इक्वल टू $80। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी 1 पाउंड इज इक्वल टू $4। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जैसे गोल्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था, बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट, दोनों ही जो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही कंट्री थी गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर, जो गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही थी। ब्रिटिश पाउंड था, उसके अंदर जो गोल्ड की क्वांटिटी थी, कंटेंट था, वो था 113.0016 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। अमेरिकन डॉलर के अंदर जो क्वांटिटी गोल्ड की क्वांटिटी दैट इज वॉज 23 पॉइंट समथिंग ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। ऐसे उनका क्वांटिटी ग्रेन्स ऑफ मतलब क्या कितनी क्वांटिटी थी उनके कॉइन्स के अंदर, डॉलर के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड थी, पाउंड के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड थी। तो एक्सचेंज रेट था दोनों कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकन डॉलर के बाद वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिंट पैरिटी। मिंट पैरिटी के बेसिस पे दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई एंड वॉज इक्वल। कैसे डिसाइड करते थे हम, दैट इज कि रेट ऑफ एक्सचेंज वॉज इक्वल टू द रेशियो ऑफ गोल्ड कंटेंट ऑफ टू करेंसीज। दोनों करेंसीज के अंदर गोल्ड कंटेंट कितना था उसके रेशियो के हिसाब से उनका जो रेशियो होता था दैट वाज द एक्सचेंज रेट। अगर हम पाउंड की एक्सचेंज रेट निकालें तो 1 पाउंड इज इक्वल टू गोल्ड कंटेंट पर यूनिट ऑफ पाउंड डिवाइड बाय गोल्ड कंटेंट ऑफ पर यूनिट ऑफ डॉलर। तो गोल्ड पाउंड के अंदर कितना गोल्ड था, यानी दैट वाज 113.0016 डिवाइड बाय डॉलर के अंदर कितना कंटेंट ऑफ गोल्ड था 23.2200। तो ये रेशियो होगा एक्सचेंज रेट पाउंड के टर्म्स में। अगर हमें डॉलर की एक्सचेंज रेट निकालना हो तो रिवर्स हो जाएगा 23.2200 डिवाइड बाई 113.0016। तो ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई 1 पाउंड इज इक्वल टू $4.866। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि जो करेंसीज थी जो भी दो कंट्री सेम अगर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही थी, जैसे मैंने इंग्लैंड और अमेरिका का एग्जांपल लिया, दोनों ही कंट्रीज अगर वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर थी। तो ब्रिटिश पाउंड के अंदर जो कंटेंट ऑफ गोल्ड था वो कितना ग्रेन्स था, 113 ग्रेन समथिंग ये इतना ग्रेन था, और अमेरिकन डॉलर के अंदर जो ग्रेन ऑफ गोल्ड था दैट इज़ 23 पॉइंट समथिंग। तो जो गोल्ड की जो कंटेंट जो करेंसी की जो एक्सचेंज रेट थी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो वो कैसे डिसाइड होती थी ऑन द बेसिस ऑफ मिंट पैरिटी ऑफ गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड की जो प्राइसेस होते थे, गोल्ड की जो वैल्यू होती थी कंटेंट की, गोल्ड कंटेंट के बेसिस के ऊपर ही एक्सचेंज रेट डिसाइड होती थी। तो अगर पाउंड की टर्म में करें तो हमारा फॉर्मूला लेगा कि मिंट पैरिटी ऑफ या फिर एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड इज इक्वल टू गोल्ड कंटेंट इन पाउंड और डिवाइड बाई गोल्ड कंटेंट इन डॉलर। तो गोल्ड में पाउंड के अंदर कितना कंटेंट ऑफ गोल्ड था और डॉलर में कितना कंटेंट ऑफ गोल्ड था, दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। सेम अदरवाइज हमें डॉलर की अगर एक्सचेंज रेट निकालनी हो तो गोल्ड कंटेंट इन डॉलर डिवाइड बाई गोल्ड कंटेंट इन पाउंड, तो वो हमारा $1 इज इक्वल टू समथिंग पाउंड्स, वो हमारा करेंसी की एक्सचेंज रेट आ जाएगी। तो दैट वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर मिंट पैरिटी थ्योरी। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, कि जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस कैसे आते थे, कैसे वेरिएशन आते, कैसे चेंजेस आते थे। अ मिंट रेट इज अ लॉन्ग रन फिनोमिना। इन द लॉन्ग रन द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई जो फॉरेन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, जो मार्केट फोर्सेज होती है, दे टेंड टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड एक्सचेंज रेट हैज़ द टेंडेंसी टू बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ गोल्ड वैल्यूज और द मिंट पैरिटी। बट इन रियलिटी क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज है उनमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, एंड एज अ रिजल्ट द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज मे डिफर फ्रॉम द लॉन्ग रन मिंट पैरिटी इक्विलिब्रियम। कि जो मिंट पैरिटी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है उससे जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट कैन डिफर ड्यू टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज।
तो दिस वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट इज विद इन द वेल डिफाइंड लिमिट, बट जो वेरिएशन होता है एक्सचेंज रेट में वो कुछ एक नैरो बैंड में, एक लिमिट विद इन लिमिट होता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड पॉइंट्स. गोल्ड पॉइंट्स रेफर्स टू द लिमिट्स. ये एक लिमिट होती है विद इन विच द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू करेंसीज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड फ्लक्चुएट्स फ्रॉम द मिंट पैरिटी इक्विलिब्रियम लेवल. कि जहाँ पे भी जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया 1 पाउंड इज इक्वल टू $4.866, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई ऑन द बेसिस ऑफ मिंट पैरिटी. ठीक है, तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो इससे वेरिएशन में, इससे ऊपर या नीचे इससे फ्लक्चुएट हो सकती है इस रेट से. ठीक है, बट वो विद इन लिमिट होगी, और जिस लिमिट के अंदर मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो फ्लक्चुएट करेगी इस इक्विलिब्रियम लेवल से, उसको बोलेंगे हम लिमिट को गोल्ड पॉइंट्स. द अपर गोल्ड पॉइंट्स, अपर लिमिट होगी इसको बोलेंगे अपर गोल्ड पॉइंट. लोअर गोल्ड पॉइंट होगा दैट इज लोअर लिमिट. एंड द गोल्ड पॉइंट्स आर डिटरमाइंड. ये जो लिमिट है या गोल्ड पॉइंट्स है वो कैसे डिटरमाइन होती है? बाय द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गोल्ड. कि हम गोल्ड को जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, पैकिंग कॉस्ट आती है, इंश्योरेंस चार्जेस, बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो उसकी कॉस्ट को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये शिपिंग कॉस्ट और ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये इन गोल्ड पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं. जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, गोल्ड का एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो भी कॉस्ट आती है, एडिशनल कॉस्ट आती है, दैट डिटरमाइन द गोल्ड अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ गोल्ड पॉइंट्स. देखिए एग्जाम्पल में सुपोजिशन इज टेकन कि यूएस का ब्रिटेन के साथ बीओपी डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. आप समझ रहे होंगे कब क्या आता है कि जब यूएस के इंपोर्ट्स, इट मीन्स कि यूएस के ब्रिटेन के साथ इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, जब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आता है. सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे. ठीक है, सो अगर बीओपी डेफिसिट है अमेरिका का ब्रिटेन के साथ, यानी अमेरिका के अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो यानी डिमांड फॉर पाउंड्स अमेरिका के यूएस के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है. आपको इंपोर्ट का पेमेंट, वहाँ के जो इंपोर्टर्स हैं यूएस के, उनको इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए पाउंड्स की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो डिमांड फॉर पाउंड्स इन यूएस इंक्रीज हो जाएगी. अब डिमांड बढ़ेगी पाउंड्स की, तो फिर प्राइस ऑफ पाउंड भी इंक्रीज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर. उनका जो वैल्यू है, प्राइस है पाउंड का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो कोई भी अमेरिकन इंपोर्टर है जो पाउंड्स खरीदना चाहता है डॉलर के बदले में, विद डॉलर टू पे फॉर, ताकि वो अपने इंपोर्ट्स का, अपने इंपोर्ट पेमेंट है उसका भुगतान कर पाए इंग्लैंड से जो भी लेता है वो, तो ही विल पे ए प्राइस अबोव मिंट पैरिटी. वो मिंट पैरिटी जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हमने की पीछे कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $4.866, ये हमारी मिंट पैरिटी थी. दैट इज ये रहा मिंट पैरिटी इज बिटवीन 1 पाउंड इज इक्वल टू $4.866. तो वो अमेरिकन जो इम्पोर्टर है जो पाउंड्स खरीदना चाहता है इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इंग्लैंड, ही विल विलिंग टू पे अ प्राइस अबोव मिंट पैरिटी. इससे ऊपर प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा, बट दैट प्राइस मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन, वो प्राइस है वो उससे किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड इन अमेरिका एंड शिपिंग टू इंग्लैंड टू गेट पाउंड्स. इट मीन्स कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गोल्ड में क्या आता है हमारा, इंश्योरेंस, पैकिंग, इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि गोल्ड एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट है फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड, दैट इज़ इतना गोल्ड करने की कि $4.866 वर्थ ऑफ गोल्ड अगर एक्सपोर्ट करने की जो चार्जेज हैं वो कितने आएंगे, $0.02. ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी, $4.866 का तो गोल्ड ही था, प्लस इसकी जो कॉस्ट है 0.02 हर एक पाउंड के लिए. कि अगर हमें गोल्ड को एक्सपोर्ट करके पाउंड लेना पड़े, क्योंकि कन्वर्टेबल करेंसी थी, गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बेस थे, पाउंड को भी आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो और गोल्ड के बदले में पाउंड आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो. ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट आती है. अगर हमें इंपोर्ट कर यूएसए से चाहता कि इंपोर्टर हैं उनको पाउंड चाहिए पेमेंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी इंपोर्ट ज़्यादा है, बीओपी डेफिसिट है, तो अगर वो गोल्ड के बदले में पाउंड लेना चाहता तो क्या कर सकता था, कितना एक पाउंड के लिए कितना वो कॉस्ट उठाता, इतने डॉलर का तो गोल्ड ही हो जाता है $4.86 का. ठीक है, एक पाउंड के लिए, प्लस उसकी जो गोल्ड की जो ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट थी वो भी इंक्लूड करेंगे,
$0.02, यानी हर एक पाउंड के लिए उसको 4.886 इतने डॉलर उसको पे करने पड़ते, ठीक है, अगर उसको एक पाउंड लेना होता इंग्लैंड से। तो इसलिए कोई भी अमेरिकन इंपोर्टर है जो इसको पाउंड खरीदना है इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर, ताकि अपने पेमेंट्स का भुगतान कर पाए इंग्लैंड को, तो ही विल पे ए प्राइस अबव मिंट पैरिटी, इससे ऊपर वो प्राइस पे करेगा। कितना? लेकिन वो प्राइस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए कि एक पाउंड के बदले में $4.886 से भी ज़्यादा देना पड़े, ठीक है। ये वाला देखो, ये है 4.866 और दैट इज 4.886, ये 4.886 में 0.02 डॉलर को ऐड करने से मिला हमें 4.886। तो इस प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ही विल पे ए प्राइस अबव मिंट पैरिटी बट दैट प्राइस मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड इन अमेरिका एंड शिपिंग टू इंग्लैंड टू गेट पाउंड्स। अगर इससे भी ज़्यादा प्राइस उसको पे करना पड़ा एक पाउंड खरीदने के लिए, यानी $4.886 से भी ज़्यादा, तो उसके लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा? इससे अच्छा तो वो गोल्ड को एक्सपोर्ट कर देगा, गोल्ड को एक्सपोर्ट कर लेगा इंग्लैंड। इससे वो क्या करेगा? अमेरिका की जो ट्रेजरी है वहाँ से गोल्ड खरीद लेगा, क्योंकि एक जो इतने डॉलर का गोल्ड खरीद लिया $4.866 का, और उसको शिप कर दिया इंग्लैंड के पास, ट्रांसपोर्ट कर दिया इतनी कॉस्ट लगा के $0.02, और बदले में एक पाउंड ले लिया, वो प्रॉफिटेबल है। तो इससे ज़्यादा वो प्राइस पे नहीं करेगा एक पाउंड के लिए, ठीक है। सो नो US importer will pay more than $4.886 for one British pound because he can buy $4.866 worth of gold from the US Treasury and transport it to Britain and obtain 1 pound of in exchange of that। कि इससे अच्छा, अगर इससे ज़्यादा उसको प्राइस पे करना पड़ा तो वो क्या करेगा? गोल्ड को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा कि अमेरिकन ट्रेजरी से गोल्ड इतने वर्थ का, इतने डॉलर का गोल्ड खरीदा और इतना $0.02 उस पर कॉस्ट लगा के, शिपिंग कॉस्ट लगा के एक्सपोर्ट कर दिया इंग्लैंड को, और वहाँ से उसने एक पाउंड गेट कर लिया, ठीक है। तो ये होगा जिस पॉइंट के ऊपर गोल्ड एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। उससे पहले जो हो रहा था वो लेन देन पाउंड और डॉलर के लिए था। अब गोल्ड जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पैरिटी के ऊपर, जिस रेट के ऊपर गोल्ड एक्सपोर्ट होना, ये है गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, कि इसके बाद अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है 1 पाउंड इज इक्वल टू $4.886 से अगर ज़्यादा होगी, तो फिर गोल्ड का एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम US टू इंग्लैंड। तो ये है अपर लिमिट, या इसको बोलते हैं गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। Therefore, the exchange rate between dollar and pound at the maximum can be, maximum ये इतना ही हो सकता है, 1 pound is equal to $4.886। This exchange rate signifies US gold export point। इसके बाद गोल्ड एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टर्स हैं US के, उनको फ़ायदा कब, अगर इससे ज़्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है तो US इंपोर्टर है उनको क्या प्रॉफिटेबल होगा कि वो गोल्ड का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, 1 पाउंड ले ले वहाँ से, ठीक है। सो दिस इज अपर स्पेसिफिक पॉइंट या अपर लिमिट जिसको बोलते हैं। सिमिलरली द एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड कुड नॉट फॉल बिलो 4.846। ये अपर लिमिट हम निकालेंगे कि जो रेट ऑफ, हमारी मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग गोल्ड है उसको ऐड करके, और लोअर लिमिट निकलती है उसको डिडक्ट करके, उसको घटा के वहाँ से, तो दिस इज लोअर लिमिट, कि इससे नीचे भी पाउंड की जो एक्सचेंज रेट है वो कम नहीं हो सकती। $4.846 पर पाउंड, यानी 4 जो मिंट पैरिटी वाली थी $4.866 पर पाउंड माइनस $0.02 कि इसमें से हमने शिपिंग कॉस्ट को कम कर दिया, तो ये लोअर लिमिट है, ठीक है। इस केस में मान लीजिए अगर US का BOP सरप्लस है, इसमें रिवर्स केस होता है कि BOP सरप्लस है, इट मीन्स उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, ठीक है। US का ब्रिटेन के साथ BOP सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बचत का जो कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? डिमांड, पाउंड की डिमांड कम हो जाएगी, सरप्लस में है, प्राइस ऑफ पाउंड भी कम हो जाएगा। तो उस केस में एक अमेरिकन एक्सपोर्टर है जो पाउंड को बेचना चाहते हैं डॉलर के लिए। अब एक्सपोर्ट्स, क्योंकि US की एक्सपोर्ट ज़्यादा है ब्रिटेन से, इंपोर्ट्स कम है, इट मीन्स कि ब्रिटेन के इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और ब्रिटेन की एक्सपोर्ट्स कम है, क्योंकि 2 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसका BOP डेफिसिट में है।
तो अब उनको क्या जरूरत, उनके इम्पोर्ट्स ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो उनको अब डॉलर की जरूरत पड़ेगी, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, पाउंड की डिमांड कम हो गई है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, अमेरिकन एक्सपोर्टर है वो अपने पाउंड्स मतलब विल डॉलर को बेचेगा और पाउंड को खरीदेगा। तो अमेरिकन एक्सपोर्टर विलिंग टू सेल पाउंड्स फॉर डॉलर्स विल बी रेडी टू एक्सेप्ट अ प्राइस बिलो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हिज पाउंड्स, कि उसके पास पाउंड सरप्लस में है, क्योंकि बीओपी सरप्लस है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो पाउंड्स उसके पास ज़्यादा है, पाउंड की डिमांड कम है, अब वो पाउंड को सेल करेगा फॉर डॉलर्स। ही इज़ विलिंग टू सेल पाउंड्स फॉर डॉलर एंड विल बी रेडी टू एक्सेप्ट a price below the cost of using his pounds to import gold from England and then sell his gold to in America to acquire dollars। इस केस में क्या है, कोई भी अमेरिकन एक्सपोर्टर है वो जो पाउंड को सेल करेगा डॉलर के लिए, तो ही विल बी रेडी टू एक्सेप्ट अ प्राइस, वो बिलो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हिज पाउंड्स टू इम्पोर्ट गोल्ड, कि उसकी जो पाउंड को यूज़ करके जो वो गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है इंग्लैंड से, उसकी कॉस्ट से कम वो प्राइस एक्सेप्ट करेगा, बिलो द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट से कम, बिलो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हिज पाउंड्स टू इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड देन सेल। कि उस केस में क्या होगा कि जो अमेरिकन इम्पोर्टर है या सॉरी अमेरिकन एक्सपोर्टर है, वो एक पाउंड के जो भी अपना पाउंड सेल कर रहा है डॉलर के बदले में, तो वो एक पाउंड के बदले में 4.846 डॉलर से कम डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मिनिमम लिमिट है, ठीक है। अगर इससे नीचे रेट ऑफ एक्सचेंज इससे भी नीचे आती है, अगर उसको 4.846 डॉलर से भी कम मिलते हैं एक पाउंड के बदले में, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा कि वो इंग्लैंड से गोल्ड को इंपोर्ट कर ले, ठीक है। गोल्ड इंपोर्ट करने की कॉस्ट क्या आएगी, 0.02। अब गोल्ड इंपोर्ट करने का जो अगर डॉलर लेने के लिए कितना गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको, अब वो 4.866 डॉलर से पाउंड सेम 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.866 डॉलर, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा कि गोल्ड को इंग्लैंड से गोल्ड को इंपोर्ट कर ले और उसको अमेरिका के अंदर उस गोल्ड को सेल करे और फिर डॉलर उसके बदले में डॉलर प्राप्त करे, तो उसके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा इस केस में। अगर कॉस्ट हटाने के बाद इतने पे तो उसका गोल्ड इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी अगर रेट ये मिनिमम लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, जिससे नीचे एक्सचेंज रेट नहीं जा सकती। अगर इससे नीचे भी कम हो जाती है तो उसके लिए एक्सपोर्टर के लिए गोल्ड इंपोर्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा, तो यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट बोलते हैं। सो इफ द रेट ऑफ एक्सचेंज वर लोअर दैन 1 pound is equal to 4.846 dollar, the exporter would have preferred to import gold from Britain, and this rate of exchange यानी 4.846 in the US is gold import point or lower specific point. The upper and lower specific points prescribe the limits within which the fluctuations can take place in the market rate of exchange. ये दोनों लिमिट्स हैं गोल्ड पॉइंट्स, जो लोअर गोल्ड पॉइंट्स है, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है, गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है, ये लिमिट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं विद इन विच के जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, इससे नीचे नहीं होगी फ्लक्चुएट, इससे नीचे कम या ज़्यादा वो नहीं हो सकती, विद इन द लिमिट वो वेरिएशन रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर आ सकता है। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो ये हमारा गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.866 डॉलर मिंट रेट, जो मिंट रेट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है यानी अपर लिमिट है, और ये हमारा गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है यानी लोअर लिमिट है। यानी इन केस अगर बीओपी डेफिसिट या सरप्लस आता है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि अगर यूएस के अंदर बीओपी डेफिसिट है तो ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट होगा, 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.886 डॉलर, और अगर बीओपी सरप्लस होता है यूएस के अंदर विद ब्रिटेन तो ये लोअर लिमिट हमारी गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट है 4.846 डॉलर पर पाउंड। तो इस लिमिट से ज़्यादा कम नहीं, इस लिमिट विद इन द लिमिट जो चेंज होगा वो विद इन द लिमिट होगा कि अगर एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो विद इन लिमिट हो सकता है, इतनी ज़्यादा हो सकती है, इतनी ही वो कम हो सकती है, इससे कम ज़्यादा इससे ऊपर नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा कम बढ़ेगी तो गोल्ड एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और ऑब्वियसली फिर वो रिस्टोर कर देगा इक्विलिब्रियम को। गोल्ड की अगर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है तो इससे ज़्यादा भी कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पॉइंट के बाद गोल्ड इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेस डिमांड है
पाउंड से डॉलर की, तो वो सारा गोल्ड को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके उस चीज़ को मीट किया जा सकता है, ठीक है। तो गोल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। ये होगा फ्लक्चुएशंस। तो ये हमारा मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन है। So variation in exchange rate, as long as the shifts in demand and supply schedules remains within the limit of gold points, जो हमने अपर गोल्ड पॉइंट था और जो हमारा लोअर गोल्ड पॉइंट है, द डिमांड फॉर पाउंड चेंजेस विद इन द DD1 रेंज एंड सप्लाई ऑफ पाउंड चेंजेस विद इन द S1 रेंज, कि यही रहेगी हमारी कि जो डिमांड है वो इस रेंज तक ही चेंज होगी और सप्लाई है वो S1 रेंज इतना ही चेंज होगी, अगर हमारा विद इन द लिमिट रहता है तो, कि अगर ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट और गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट तक ही हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो वेरिएशन होती है, उसके अंदर चेंज होता है। अगर इससे ज़्यादा चेंज होता है, इफ़ मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज विल डाइवर्ज फ्रॉम द मिंट रेट OM, तो उस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो जो हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज़ OM, वो कितना चेंज होगी, जस्ट या तो मैक्सिमम वो OU हो सकती है, मिनिमम वो OL हो सकती है। अगर विद इन द लिमिट सब कुछ रहता है, डिमांड एंड सप्लाई है विद इन द लिमिट अगर चेंज होती है उस केस के अंदर, आई विल शो यू। इन केस अगर डिमांड और सप्लाई कर्व है वो लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं, यानी चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पाउंड एक्सीड द DD1 और SS1 रेंज, अगर दोनों से डिमांड भी DD1 से क्रॉस हो जाती है, सप्लाई भी SS1 से क्रॉस हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी फ्लॉज ऑफ गोल्ड, वहाँ गोल्ड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। दैट इन टर्न विल रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द एक्सचेंज मार्केट एंड कीप द एक्सचेंज रेट विद इन द लिमिट्स ऑफ गोल्ड पॉइंट्स। तो उस केस में क्या होगा, इफ़ इन US, मान लीजिए US के अंदर ही अगर डिमांड फॉर पाउंड्स है वो इंक्रीज हो जाती है बियॉन्ड द D1 पॉइंट्स, इस पॉइंट से इस रेंज से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसके इस केस में क्या करेंगे, जो अमेरिकन बायर्स है, US के बायर्स है पाउंड्स के, विल फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू मीट हिज दिस एक्सेस डिमांड बाय एक्सपोर्टिंग गोल्ड। जो वो एक्सेस डिमांड है उसको कैसे मीट करेंगे, एक गोल्ड को एक्सपोर्ट करके। दैट्स वाई वी कॉल दिस पॉइंट इज गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। अगर इससे ज़्यादा होगी, इस पॉइंट से ज़्यादा अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम कहेंगे गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। तो वो सारा क्या करेंगे, गोल्ड को एक्सपोर्ट करके अपनी डिमांड को, एक्सेस डिमांड को मीट करेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ सरप्लस की बात करते हैं, अगर सप्लाई ऑफ पाउंड्स है वो अगर SS1 रेंज से बाहर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे, अमेरिकन जो सेलर्स है पाउंड्स के, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द पाउंड्स एट अ लोअर रेट दे विल प्रेफर टू इम्पोर्ट गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड यूजिंग पाउंड्स। वो गोल्ड को इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे और उस फिर गोल्ड को अमेरिकन ट्रेजरी में सेल कर देंगे, ठीक है, डॉलर एक्वायर करने के लिए। तो उनके लिए गोल्ड इंपोर्ट करना प्रेफरेबल होगा। तो वो गोल्ड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके अपनी जो डिमांड और सप्लाई की जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस होगा, एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई को वो रिस्टोर करते हैं इक्विलिब्रियम को, और विद इन द लिमिट उसको लेके आते हैं, रिस्टोर करते हैं मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज को। तो दिस वाज द डायग्राम एंड वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा भी, इफ इन अमेरिका एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट विद इंग्लैंड, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है पाउंड्स की D1 से बियॉन्ड D1, तो अमेरिकन बायर्स है पाउंड्स के, वो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग पाउंड्स एट ए रेट हायर, कि अगर वो 4.886 से ज़्यादा रेट पे परचेज करने की बजाय दे विल फाइंड प्रॉफिटेबल टू मीट दिस एक्सेस डिमांड बाय एक्सपोर्टिंग गोल्ड, तो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर इसका उल्टा हो कि अगर वो सरप्लस में है तो वो कम रेट पे इस रेट से कम पे बेचने की बजाय वो क्या करेंगे, गोल्ड का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और पाउंड्स के बदले में गोल्ड को फिर सेल करके वो डॉलर एक्वायर कर लेंगे, तो पाउंड्स को यूज़ करके वो गोल्ड का इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसलिए एक्सचेंज रेट है ना तो इस पॉइंट से OU पॉइंट से मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम OL पॉइंट से ज़्यादा मिनिमम वो नहीं हो सकती है। तो ये गोल्ड पॉइंट्स होंगे विद इन विच दो एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन रहेगी, मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज। Now last, what are the criticism of mint parity theory? First, none of the countries in the world on gold standard, कोई भी कंट्री है गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। फ्री बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड इंटरनेशनल लेवल इज नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट, जो हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरह के गोल्ड के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑन पेपर स्टैंडर्ड फियाट करेंसी स्टैंडर्ड, तो उस केस में यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर रहे तो वहाँ पे गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तो मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज को हम कैसे मेंटेन रखेंगे, क्योंकि जितना भी अगर चेंज फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हम कह रहे हैं कि गोल्ड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके हम एक्सेस डिमांड और सप्लाई को हम कवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। The operation of gold standard depends on flexible internal prices, but the modern governments pursue independent domestic price and employment policy without considering exchange rate। कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो अपनी इंडिपेंडेंटली जो डोमेस्टिकली अलग अपनी प्राइस पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो होती है जो एक्सचेंज रेट को कंसिडर नहीं करती है, उस केस में यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है एक्सचेंज रेट को कंसिडर नहीं करना। तो इट मीन्स मिंट पैरिटी रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन रही रहेगी। अंडर सच कंडीशंस it is not possible to fix the values of various currency in terms of gold content or mint parity and determine the gold points to which fluctuations in the rate of exchange are confined. So these were the criticisms of mint parity rate of exchange determination. Thank you.